हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द सुमित सर। तो आज लास्ट पार्ट लेकर आया मैं क्लास 10th का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं एयरवेज के बारे में। तो इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसका कहाँ पे लोकेशन है इसके बारे में जानना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले लोकेशन के रिगार्डिंग कि बताओ भाई ये कहाँ पे है, तो आपको लोकेट करना है। इंपॉर्टेंट है वो मैं भी बता दूंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जानते हैं एयरवेज के बारे में। तो जो एयरवेज होते हैं टोटल इनलैंड होते हैं, मतलब कि डोमेस्टिक होते हैं और इंटरनेशनल होते हैं। एयरवे को ना सबसे फास्टेस्ट मीन कहा गया, फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट और सबसे ज्यादा कॉस्टलीस्ट भी यही है ना, फास्टेस्ट है और कॉस्टलीस्ट। और इसके अलावा इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के अंदर कब इसको नेशनलाइज किया गया था, 1953 में। ये लेकिन एक व्यक्ति हमारे देश में से एक ऐसा इंसान जिसने एक सपना देखा था कि भारत के कम से कम 1 मिलियन लोगों को 1 रुपए में एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक एयरप्लेन में सफर कराऊंगा। अगर इसके बारे में जानना है तो एक मूवी है उड़ान, जो सूर्या है साउथ इंडियन स्टार, उसकी मूवी है। तो ये देखा था, पूरा रियल बेस मूवी है जिसने काफी लोगों को, लाखों लोगों को 1 रुपए में एयरपोर्ट मतलब एयरप्लेन में सफर कराया था। लेकिन वो अब जो है बाद में जाके इसने जो है मर्ज हो गया था उसके साथ, जिससे डेक्कन एयरवेज की शुरुआत की थी इसने, किसकी, डेक्कन एयरवे की। और बाद में मर्ज हो गया था माल्या के साथ, किंगफिशर के साथ। लेकिन अभी तुम्हें पता दोनों खत्म हो चुके हैं। लेकिन अब जो इसका मालिक था मीन्स डेक्कन एयरवेज के, जो मीन्स हीरो है उड़ान के, रियल लाइफ वाला हीरो, वो जो है दोबारा कोशिश कर रहा है दोबारा शुरुआत करने की उस चीज की। तो अब इसकी बात करते हैं एयरवेज, जो फास्टेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है, कॉस्टलीस्ट है। 1953 में नेशनलाइज कर दिया गया था। नेशनलाइज कर दिया मतलब इसमें अब पूरी तरह से जो है कंट्रोल जो है गवर्नमेंट कर रही है। और इसमें हम कुछ पढ़ने वाले इंपोर्टेंट एयरपोर्ट्स के बारे में और उनके लोकेशन, मीन्स कौन सा एयरपोर्ट्स और उनके लोकेशन कहाँ पे है। तो मैं सिर्फ उनके बारे में बताने वाला हूँ जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में आने का चांस है। तो मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे 10 इंपॉर्टेंट्स मैंने लिख रखा है। जैसे कि एक है राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके अलावा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे IGI एयरपोर्ट कहते हैं शॉर्ट में, IGI एयरपोर्ट। ये कहाँ पे है, दिल्ली में है। और राजा संसी ये जो है अमृतसर में है, अमृतसर। उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ पे, नाम से छत्रपति शिवाजी। तो ये कहाँ, महाराठा थे ना, महाराष्ट्र, तो ये मुंबई में है। तो आप देखोगे काफी सारे जो देखो इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ना, काफी सारे हैं सिटी के नाम पे हैं। वो कभी पेपर में नहीं आने वाले, क्योंकि सिंपल सा बता दोगे, वो आने वाले नाम जो इस तरह के, जैसे छत्रपति शिवाजी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजा संसी एयरपोर्ट, जिससे कि लगे कि आपको याद कर समझना पड़े कि भाई ये है का। और ये जितने भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो नाम है ना, इन नाम सब पता लगा सकते कहाँ पे है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए राजा संसी, तो वो पंजाब के एरिया के रहने वाले थे, अमृतसर में। इंदिरा गांधी दिल्ली, छत्रपति शिवाजी ये कहाँ से थे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये महाराष्ट्र, तो मुंबई में है ये। उसके अलावा एक संजय गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हैदराबाद। उसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ, कोलकाता। उसके अलावा
वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। काला पानी सजा हुई थी ना इनको, कहाँ हुई थी? अंडमान निकोबार में। तो पोर्ट ब्लेयर। उसके अलावा जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ है? पटना। उसके अलावा एक है मिनम बक्कम चेन्नई, और इसे चेन्नई एयरपोर्ट भी कहते हैं। और आखिरी आप तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये कहाँ है? ये सेम यहीं पे है, मीन्स केरला, तिरुवनंतपुरम में ही है, तो केरला कैपिटल है। तो ये हो गया आपके एयरवेज के बारे में। तो यहाँ तक मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो आप इस हिसाब से नाम कर याद कर सकते अच्छे से, वीर सावरकर, निधन शोध, इन्हीं में से गारंटी आएगा। अगर आएगा तो इनमें से आने वाला है और कहीं और से नहीं आने वाला। तो अब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक पे चलते हैं, कम्युनिकेशन पे। इसमें कि ट्रेड के बारे में पढ़े, कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में पढ़ने वाले हैं। कम्युनिकेशन, तो कम्युनिकेशन क्या होता है? देखो, कम्युनिकेशन जो क्या है कि अगर मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ लेकिन एट द सेम टाइम पे नहीं कर पा रहे, अलग टाइम पे हो पा रहे, तो क्या है कि मीन्स इफ आई एम एबल टू सेंड माई मैसेज, माई नॉलेज, माई इंफॉर्मेशन टू यू एंड यू गेटिंग ऑल दिस थिंग्स, सो यू आर बीइंग कनेक्टेड टू मी और आई एम बीइंग कनेक्टेड टू यू। सो हम आपस में हर एक दूसरे से कनेक्ट है इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के जरिए। लेकिन उस जो इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है उसके बीच में कुछ मीडियम्स है जिसके थ्रू हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू हो रहा है, मोबाइल, टीवी, न्यूज़पेपर, तो ये सारे क्या है, एक मोड, एक मीडियम है जिसके थ्रू हम आपस में दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे के पास पहुंचा पाते हैं। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ द कम्युनिकेशन, है ना। तो अब इस कम्युनिकेशन पर्सनल होता है और उसके अलावा मास होता है, मास और पर्सनल। पर्सनल में क्या है कि मेरी बातें बस जिसे मैं चाहता हूँ वहीं तक जाए, जैसे फोन पे बात कर लिया तो पर्सनल की बात, लेटर भेज दिया तो पर्सनल है। लेकिन मास का मतलब है एक व्यक्ति से काफी ज्यादा जगह तक उसको पता चले। जैसे रेडियो पे किसी ने एक अनाउंसमेंट की है तो शायद जो रेडियो सुन रहा होगा बहुत लोगों को पता होगा। टीवी पे अगर जैसे हम मान लो क्रिकेट मैच देख रहे थे, कितने लाखों लोग देख रहे होते हैं, लेकिन मैच तो एक ही चल रहा है ना, सेम है। सेम चीज मतलब कि अगर सोर्स एक ही जगह, एक पर्सन है, एक एडिटर है, एक न्यूज़पेपर है, एक कोई भी चीज है, लेकिन वो चीज काफी लार्ज मास तक जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन। सो इसमें दो फैक्ट याद रखना कि एक इंडियन पोस्टल सिस्टम, जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क है, इंडियन पोस्टल सिस्टम, इंडियन पोस्टल नेटवर्क सिस्टम, ये जो है दुनिया में सबसे बिगेस्ट है, लार्जेस्ट है। और इंडिया में सबसे पहले जो इंडियन पोस्टल नेटवर्क स्टेब्लिश, पोस्ट को जो स्टेब्लिश हुआ था कोलकाता में हुआ था सबसे पहला, ठीक है। तो उसके अलावा हमारा अगर नेशनल चैनल की बात करें वो कौन सा है? डीडी नेशनल। और अगर न्यूज चैनल की बात करें नेशनल तो डीडी न्यूज, ठीक। और ज्यादा कुछ नहीं, अगर आप रीड भी करोगे तो आप आसानी से समझ सकते हो अपने बुक की लैंग्वेज। कुछ नहीं, बस इंफॉर्मेशन दे रखा है कैसे हम बांट सकते हैं। ट्रेड, तो ट्रेड होता क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स। गुड्स मीन्स प्रोडक्ट्स है, उसका एक्सचेंज हो रहा है टू पर्सन के बीच में, दो एरिया के बीच में, विलेज में, कहीं भी। एक्सचेंज ऑफ गुड्स मीन्स एक बिजनेस है, सर्विस में एक्सचेंज करें गुड्स को, भाई पैसे दे रहे, सामान खरीद रहे हैं, सामान दे रहे, सामान ले रहे हैं, कुछ भी किसी भी तरह से। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिटवीन टू पार्टी, है ना, या फिर टू स्टेट के बीच में हो सकता है, टू विलेज के बीच में हो सकता है, दो पर्सन के बीच में हो सकता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रेड। अगर यही जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो, लेकिन किस लेवल पे? बिटवीन टू
और या मोर कंट्री, दो या दो से ज्यादा कंट्रीज के बीच में अगर हो तो उसी को कहेंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है फेवरेबल होता है और अनफेवरेबल होता है। क्या होता है? फेवरेबल हो सकता है और अनफेवरेबल। फेवरेबल हो सकता है और अनफेवरेबल हो सकता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट से तो उस देश का फायदा हो रहा है, इसका मतलब फेवरेबल है। अगर इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है एक्सपोर्ट से मतलब देश को कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा था, अनफेवरेबल है। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो पता ही है ना, कोई भी चीज अगर एग्जाम्पल के लिए हमारा देश इंडिया कोई भी चीज जो दूसरे देश को बेच रहा है इसका मतलब एक्सपोर्ट कर रहा है, और कुछ दूसरे देश से जो खरीद रहे हैं इंपोर्ट कर रहा है। अगर हमारा देश ज्यादा चीजें दूसरे देश को बेचे, मतलब इतना हो हमारे पास कि हमारी नीड भी पूरी हो जाए, उसके बाद में हमारे पास सफिशिएंट है कि हम दूसरे देश को बेच सकते हैं, तो जो बेच रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि हम दे ज्यादा रहे हैं और जो हमारे पास आ रही है करेंसी आ रही है, मनी आ रही है, इससे क्या हो रहा है कि हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो फेवरेबल कंडीशन है हमारे लिए, फेवरेबल इकोनॉमी है। और अगर मान लो कि इम्पोर्ट ज्यादा चीज हमें तो हमें डिपेंड है पूरी तरह से पूरी दुनिया पे, भाई ज्यादा कुछ तो बेच तो सकते बेचने के लिए है नहीं, मतलब जैसे कि पाकिस्तान है ना, लेकिन खरीदना बहुत कुछ है सब हर जगह से, तो अनफेवरेबल कंडीशन बन जाती है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट। तो अब बस आप इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाए।